यूक्रेन का रूस पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। क्रीमिया में समुद्री टर्मिनल पर अटैक किया गया है। मैरीटाइम टर्मिनल को किया गया है ताजा हमले में टारगेट। हमले में रूस को भारी नुकसान का दावा। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से समुद्री टर्मिनल पर अटैक किया गया है। मैरीटाइम टर्मिनल को निशाना बनाकर यह बड़ा हमला अंजाम देने में यूक्रेन कामयाब रहा है। और यूक्रेन के हमलों से मॉस्को में भारी तबाही देखने को मिल रही है। यूक्रेन की तरफ से भी लगातार पलटवार किया जा रहा है और इसी वजह से भारी तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। पूरे मॉस्को में सुनी गई धमाकों की आवाज। धमाकों के बाद भीषण आग लग गई। एयर डिफेंस ने कई हमले नाकाम भी किए हैं। ये देखिए तस्वीरें, कई हमलों को नाकाम करने का दावा भी किया जा रहा है। ये देखिए कैसे आसमान में धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। एक साथ कई धमाके हुए, एक नहीं कई धमाके किए गए हैं और 48 घंटे से इसी तरह से बारूदी बारिश जारी है। खबर ये भी है, तस्वीरें देखिए। और लगातार यूक्रेन पर बड़े हमलों को रूस अंजाम दे रहा है। राजधानी कीवी नहीं, क्रीवी रीह में भी रूस के हमलों से बड़े पैमाने पर तबाही मची है। यहां पर एक शॉपिंग मॉल में जबरदस्त विस्फोट हो गया। 14 लोगों की जान चली गई, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए। अब कोई जगह बची नहीं है यूक्रेन की जहां हमले नहीं हो रहे हैं। शॉपिंग मॉल तक को निशाना बनाया गया है। शॉपिंग मॉल पर अटैक हो गया, 14 लोगों की मौत हो गई है, 100 से ज्यादा बेकसूर लोग घायल हुए हैं इस हमले में। और 48 घंटों से बारूदी वर्षा जारी है। रूस के समारा में यूक्रेन का हमला देखने को मिला है। यहां पर ड्रोन से अटैक किया गया है। ड्रोन हमलों से जबरदस्त तबाही की तस्वीरें। हमले से रिहायशी इलाकों में आग लगी है। ये देखिए कैसे हमलों के बाद आग लगी है। हमले में कई इमारतों को नुकसान पहुंचने की भी खबर है। तो हमले से रिहायशी इलाकों में आग लगी है। एक के बाद एक हमले हुए हैं। ड्रोन अटैक की खबरें मिल रही हैं। और तो और समारा की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां यूक्रेन का हमला, रूस के समारा में यूक्रेन ने अटैक किया, ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, इससे इमारतों को नुकसान हुआ। और वहीं यूक्रेन के खार्किव में भी विध्वंसक हमला हुआ है। यानी शहर शहर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। खार्किव में ड्रोन स्ट्राइक से तबाही मच गई। धमाके के बाद धुएं और धूल का गुबार हर तरफ नजर आ रहा है। तो 3 बड़ी खबरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने हैं। क्रीवी रीह में रशिया के हमलों से तबाही का मंजर देखिए कैसे आसमान में छाया धुआं। ड्रोन हमलों से जबरदस्त तबाही देखने को मिल रही है और खार्किव में ड्रोन अटैक से भी तबाही की तस्वीर आपके सामने है। तो हमले में रिहायशी इलाकों में भी आग लगी है। रिहायशी इलाकों में भी नुकसान पहुंचाया गया है। इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं, कई इमारतें जलकर खाक हुई हैं। यूक्रेन के खार्किव की तस्वीरें आपके सामने, रूस के समारा की तस्वीरें और शॉपिंग मॉल में भी जबरदस्त विस्फोट हुआ है। तो पुतिन का यूक्रेन दहन शुरू हो चुका है। ज़ेलेंस्की का ड्रोन मिशन क्या है, पूरी अपडेट आपके सामने। रूस के सारातोव पर ड्रोन हमला हुआ, निशाने पर तेल रिफाइनरी रही। इसके अलावा मिलिट्री एयरबेस को भी निशाना बनाया गया। समारा में लॉजिस्टिक हब पर हमला हुआ। ओजोन रूस का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट प्लेस है, इसे निशाना बनाया गया। अस्ट्राखान एयरबेस पर भी अटैक हुआ। फ्रंट लाइन से 650 किलोमीटर दूर Su-34 को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। हमले रोकने में मॉस्को नाकाम रहा, यह चौंकाने वाली बात है। अहम रूसी सैन्य ठिकानों पर हमले हुए हैं। ड्रोन बेस और लॉन्चिंग साइट को तबाह कर दिया गया है। 2 रूसी सैन्य कमांड पोस्ट भी तबाह। संचार और रिले स्टेशन को नुकसान पहुंचा है। हमले का मकसद क्या था, यह जान लीजिए। रूस को आर्थिक नुकसान, रूसी राजस्व खत्म करना, ईंधन सप्लाई को बाधित करना, सैन्य लॉजिस्टिक्स में रोक, ईंधन सप्लाई को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाए। मकसद ये नजर आ रहा है। छोटे मध्यम उद्योग तबाह हो जाए। रूस का टैक्स रेवेन्यू घटा है। तो कुल मिलाकर ये बड़ी अपडेट्स नजर आ रही हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल संजय मेस्टन, शुरुआत आपसे करेंगे।
पुतिन ने यूक्रेन दहन की तो शुरुआत कर दी है और अब ऐसा लग रहा है कि अब तक जो रियायत यूक्रेन को मिली हुई थी उसे पुतिन ने खत्म कर दिया है। रिहायशी इलाकों पर बड़े पैमाने पर हमले हो रहे हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस को निशाना बनाया जा रहा है, स्ट्रैटेजिक जो ठिकाने थे वो तो पहले से ही निशाने पर रहे हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन भी बड़े पैमाने पर जवाब देता हुआ नजर आ रहा है और मॉस्को हमलों को रोक नहीं पा रहा है। ये जंग कहां जा रही है? और देखिए समीर, ये जंग कहाँ जा रहा है साफ है। ये पहली बात तो एरियल वॉरफेयर है जिसमें ड्रोन्स और मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट्स का भारी तादाद में इस्तेमाल हो रहा है। स्ट्रैटेजी क्या है दोनों की? मेरे ख्याल अभी ये फ्री फॉर ऑल वॉरफेयर हो गया है। टारगेटिंग आपने देखा रिहायशी इलाकों में हो ही रही है और इसके साथ दोनों तरफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक टारगेट्स हैं। रूस की जितनी ऑयल रिफाइनरीज हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। दोनों तरफ मिलिट्री बेसिस को, वेयर हाउसेस को, मतलब जो भी सिस्टम वहाँ पर लॉजिस्टिक्स के साथ कनेक्टेड है या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए या इकोनॉमी से जनरेट जो पैसा आता है रूस के लिए, उसको टारगेट किया जा रहा है। और इसी प्रकार शिपिंग लेन्स को टारगेट किया जा रहा है, पोर्ट्स को टारगेट किया जा रहा है। जैसे क्रिमिया में ये पोर्ट को डिस्ट्रॉय किया है और उधर ओडिशा में रूस भी करता जा रहा है और ब्लैक सी में शिपिंग लेन्स को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, शिप्स को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। यहाँ तक यूक्रेन ने एक शिप को जो रशिया और ईरान के बीच में उसमें कुछ सामग्री जा रही थी मिलिट्री, जो कैस्पियन सी में, उसको भी टारगेट किया है। तो ये फ्री फॉर ऑल हो रहा है, लेकिन ये जाएगा कहाँ? देखिए जाएगा कहाँ, ये चलता रहेगा। अब ये कब तक चलेगा? जिसके पास ज़्यादा स्टेइंग कैपेसिटी है। लेकिन आज की तारीख में दोनों देश के पास एक खूबी ये है कि ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ बहुत है। ये यूक्रेन की सिर्फ एक लिमिटेशन है, उसके पास इंटरसेप्टर मिसाइल्स या ड्रोन सिस्टम्स नहीं है, एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। वो शायद आज मैक्रो ने भी अनाउंस किया है कि वो अभी हम उसको देंगे। उससे कितना फर्क पड़ेगा? यूक्रेन के, ये रशिया के पास जो उनकी ताकत है, उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम्स के बावजूद ये यूक्रेनियन ड्रोन्स मिसाइल्स वहां पर हमला कर रहे हैं। जिस प्रकार आपने देखा था ईरान की मिसाइल्स और ड्रोन्स किस प्रकार अमेरिकन बेसिस पे गल्फ में अटैक हो रहा था। तो कहने का मतलब है अगर आपके पास एयर डिफेंस सिस्टम्स भी पूरे हैं, उसके बावजूद टारगेट किया जा सकता है। और ये बड़ा अच्छा सवाल उठता है कि ये कहाँ ये लड़ाई जाएगी, इसको बोलना बड़ा मुश्किल है। ये जब तक चलता रहेगा, दोनों की स्टेइंग पावर है तो कैपेसिटी है, जब तक दोनों तरफ लोग सड़कों पे ना आके अपने दोनों राष्ट्रपति के सामने एक गुहार ना करें कि ये बंद हो, तब तक ये लड़ाई जारी रह सकती है सर। और उसके आसार भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि लगातार हमले दोनों तरफ से होते नजर आ रहे हैं। बढ़ते आगे और एक और खबर आप तक पहुंचाते हैं जहां यूक्रेन की तरफ से एक और हमला किया गया है। ये हमला रशिया के क्रास्नोदार में हुआ है। कितनी तबाही मचाई गई है ये भी बताते हैं। क्रास्नोदार क्राई में ड्रोन से जबरदस्त प्रहार की खबर है। यस्क में रशिया के सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया है। ये देखिए तस्वीर। तो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर भी अटैक हो रहे हैं, रूस के सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है। तो देखिए कहा तो यही जा रहा है कि अगले 24 घंटे बहुत ज्यादा अहम है और यही वजह है कि TV9 भारतवर्ष आपके लिए लेकर आया है ये ग्रैंड कवरेज। हमारी नॉन स्टॉप कवरेज लगातार TV9 भारतवर्ष पर जारी है क्योंकि बहुत बड़े डेवलपमेंट्स लगातार हो रहे हैं। यूक्रेन में एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं और सिर्फ यूक्रेन में ही हमले नहीं हो रहे, रूस को भी दहलाने में कामयाब हो रहा है यूक्रेन में रूस के भीषण हमलों से कोहराम मचा हुआ है। क्रीवी रीह में शॉपिंग मॉल में गिरैन ड्रोन गिरा है। ड्रोन हमलों से कई इमारतों में एक साथ भीषण आग लग गई। तस्वीरें आप देखिए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्रीवी रीह की, जहां पर अचानक से शॉपिंग मॉल में एक ड्रोन गिरता है, इमारत में आग लग जाती है और जो लोग यहां पर मौजूद थे वो भागने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, अपनी जान बचाने की कोशिश करते नजर आते हैं। कितना नुकसान हुआ है शॉपिंग मॉल को ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मलबे में जो लोग दबे हुए हो सकते हैं उनको निकालने की कवायद जारी है। कुल मिलाकर कोहराम मचा हुआ है क्रीवी रीह में रूस के ड्रोन हमलों के बाद। और
आगे बढ़ते हुए एक और खबर आपको बताते हैं, जो डोनेस्क में भारी तबाही मचाई गई है। यहाँ डोनेस्क में एक के बाद एक ड्रोन अटैक की खबर है। रूसी ठिकानों पर ड्रोन अटैक किया गया है। रूस की पेरुन यूनिट का बड़ा हमला, रूसी सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचने की भी आशंका है। तो रूस के पेरुन यूनिट को निशाना साधा गया, रूसी सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और वहीं रूसी सेना के ठिकानों पर भी ड्रोन अटैक हुआ है। ड्रोन ने रूसी सेना को टारगेट किया। हमले में कई रूसी सैनिकों के मारे जाने का किया गया है दावा। तो यूक्रेन भी जहां मौका मिल रहा है बड़े हमलों को अंजाम देता नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से रूसी सेना के जवानों को टारगेट किया गया है हमले में, और एक साथ कई रूसी सैनिकों की जान ले ली गई। और वहीं रशिया का यूक्रेन में विध्वंसक मिसाइल अटैक भी जारी है। यहाँ कीव, क्रीवी रिह, ज़ेपोरिज़िया में हमला हुआ है। यूक्रेन में 24 घंटे में 140 जगह बमबारी की गई है। 24 घंटे में करीब 1370 सैनिकों की मौत की भी खबर है। तो देखिए, दोनों तरफ से ही तबाही मचाई जा रही है। एक तरफ यूक्रेन की तरफ से भी ड्रोन हमले जारी हैं, तो वहीं दूसरी ओर रशिया की तरफ से भी भारी तबाही मचाई गई है। तो पुतिन का विनाशक प्रहार, यूक्रेन में विनाश, रशिया का अटैक, आपको बताते हैं कितना नुकसान हुआ है। यूक्रेन में 24 घंटे में 140 जगह बमबारी की गई है। खबर यह भी कि यूक्रेन के 1370 सैनिकों की जान चली गई है। और 19 अगस्त की बात करें तो यहां पर भी भारी तबाही मचाई गई है, क्योंकि 19 अगस्त को कीव पर रूस ने मिसाइल अटैक किया है। 19 अगस्त को 17 लोगों की मौत, 17 सैनिकों की मौत और 40 से ज्यादा घायल होने की भी जानकारी है। बढ़ते हैं आगे और अब आपको 21 अगस्त की जानकारी देते हैं। क्रीवी रिह में तस्वीरें हमने आपको कुछ दिन पहले दिखाई थी। रूस का ड्रोन हमला देखने को मिला। कल की तस्वीरें जहां ड्रोन हमला होता है, कुछ दिन पहले भी इसी तरीके से यहां पर हमला हुआ था और 16 लोगों की मौत हो गई थी। 130 से ज्यादा जवान घायल बताए जा रहे थे। तो लगातार तबाही मचाई जा रही है। कीव, ज़ेपोरिज़िया पर ड्रोन अटैक हो रहे हैं। एक तरफ यूक्रेन का पलटवार जारी है, तो दूसरी ओर पुतिन भी अग्रेसिवली हमले कर रहे हैं, जिसकी एक एक तस्वीरें सामने आ रही हैं। शरदेंदु सर, जिस तरीके से यूक्रेन को कमजोर करने की स्ट्रैटेजी रशिया की तरफ से रची जा रही है, क्या इसे विंटर ऑपरेशन का हिस्सा माना जा सकता है? सर्दियों से पहले एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना, जिससे कि यूक्रेन को और ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके, यूक्रेन को और कमजोर किया जा सके। देखिए, ये बात तो तय है कि विंटर सेट इन होने वाला है। अक्टूबर से काफ़ी ठंड शुरू हो जाती है, तो ये उसके पहले का जिस तरीके का असॉल्ट चल रहा है वो पूरे के पूरे बॉर्डर एरिया को एक्टिवेट करता है। अगर आप खार्किव ऊपर से चलें तो लोनास्क, डोनेस्क, ज़ेपोरिज़िया और खेर्सन, ये सारे के सारे एक्टिव हैं। और जिस तरीके से रशिया हमले कर रहा है, आज की डेट में मिलिट्री और सिविलियन टारगेट का जो डिफरेंस है वो ख़त्म हो गया है। एक तरफ सिविलियन रिहायशी इलाकों पे हमले हो रहे हैं, दूसरा आप शॉपिंग मॉल पे कर रहे हैं, और लगातार ये हमले जारी हैं। तो एक तरीके का बहुत बड़ा प्रेशर जनरेट रशिया करना चाह रहा है। और ऐसे मौके पे जब यूरोपियन यूनियन के तमाम नेता कीव आने वाले हैं और एक तरीके का मोमेंटम देना चाहते हैं और सपोर्ट में खड़ा होना चाहते हैं यूक्रेन के, इसीलिए रशिया इस तरीके से भारी तबाही की तरफ बढ़ रहा है, जिससे कि वो तमाम यूरोपियन नेशन के देशों को एक मैसेज दे सके कि आप इस युद्ध से अलग हो जाएं। कहीं ना कहीं मैं इस युद्ध में एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो फिगर आउट नहीं हो रहा है। आज की डेट में मध्यस्थता करने वाला नहीं है। अमेरिका ने पूरी तरीके से हाथ खींच लिए हैं, और दूसरी तरफ जो यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है, वो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। तो लिहाजा यूक्रेन उन्हीं के दम पे ये हमले जारी रखा है। और यूक्रेन के हमले भी काफ़ी डैमेज रशिया में कर रहे हैं, चाहे उनके गैस स्टेशन हो, चाहे एनर्जी सेक्टर हो, चाहे वॉर वेजिंग मशीनरी हो, तमाम उनके लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन हो, सारे के सारे आज की डेट में ड्रोन की चपेट में हैं। कहाँ गया रशिया का S-400, 500? एयर डिफेंस सिस्टम दोनों तरफ नहीं काम कर रहे हैं, क्योंकि इतनी तादाद में ड्रोन लॉन्च हो रहे हैं। क्रीमिया में वल्नरेबिलिटी बढ़ी है। तो ओवरऑल सिचुएशन ये है कि रशिया जरूर एक इंटेंस तरीके से आक्रमण कर रहा है, लेकिन उसको मकबूल जवाब भी मिल रहा है यूक्रेन की तरफ से। और यूक्रेन जब भी देखिए लड़ आता है बैटल में, तो वो अपने मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ध्यान देता है। वॉर के समय उसने ऐसे ड्रोन बनाए हैं जो कि एक टारगेट पे डेप्थ एरिया में जाके उन टारगेट को नुकसान कर सकें। तो ये कस्टमाइज्ड ड्रोन है, इसका आंसर रशिया को खोजना पड़ेगा, नहीं तो रशिया भी इसी तरीके से सफरिंग में रहेगा। मेरा मानना
मानना है कि आज की डेट में अगर आप पुतिन से भी पूछ लेंगे कि आप किस स्टेज पे जाके युद्ध को रोकेंगे तो शायद वो नहीं बता पाएंगे। बहुत सारी चीजें काम कर रही हैं। मेरा मानना है कि यूरोप के नेशन को एक तरीके से सीज फायर के लिए जाना पड़ेगा। अमेरिका ने हाथ हटाए हैं, लेकिन यूरोप के जो नेशन है उनको भी आज की डेट में मध्यस्थता के लिए आगे आना पड़ेगा, नहीं तो ये युद्ध रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा और तबाही हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं और यूक्रेन गिव अप करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उसको सपोर्ट यूरोप से मिलता है। तो ओवरऑल सिचुएशन आज की डेट में वही बनी हुई है जो 4 साल पहले युद्ध के शुरुआत में हुई थी। बहुत बड़ा सब्सटेंशियल गेन ना तो रशिया ने किया है और ना ही यूक्रेन ने बहुत सारा एरिया गिव अप किया है उसके बाद। बिल्कुल सही बात है और यही वजह है कि जंग लगातार जारी है, बल्कि और ज्यादा विध्वंसकारी रूप इस वक्त इस जंग का हमारे सामने है। यूक्रेन का रूस की ऑयल रिफाइनरी पर हमला हुआ है। हमले के बाद रिफाइनरी से काला धुआं उठता नजर आया। तो लगातार एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है इस जंग में और रूस की ये ऑयल रिफाइनरी है जो कि इस वक्त धू धू कर चलती नजर आ रही है। रिफाइनरी से काला धुआं उठता नजर आ रहा है। तो एक तरफ रशिया की तरफ से तबाही मचाई जा रही है, वहीं दूसरी ओर यूक्रेन की तरफ से भी रूसी सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। एक और खबर इसी से जुड़ी है जहां रूसी सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया है। फोरपोस्ट ब्रिगेड का बड़ा ड्रोन अटैक, रूसी सेना के ठिकानों पर हमले की खबर है। तो फोरपोस्ट ब्रिगेड का बड़ा ड्रोन अटैक, यहां रूसी सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया है। तो क्या तबाही का नया चैप्टर शुरू हो गया है? ये जो हमले किए जा रहे हैं और ज्यादा आक्रामकता के साथ क्या संकेत दे रहे हैं? और वहीं रूस ने यूक्रेन पर बहुत जबरदस्त पलटवार किया है। कीव के बोरिस्पिल इलाके से खबर आ रही है, यहां पर मिसाइल अटैक हुआ है। हमले के बाद गैस स्टेशन में भीषण आग लग गई। तो आजादी पर कीव अधिवेशन, पुतिन का टारगेट यूक्रेनी गठबंधन। पूरी खबर विस्तार से आपके सामने रखने जा रहे हैं। 24 अगस्त की तारीख बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है और माना यह जा रहा है कि ये जो ताजा हमले हमें देखने को मिल रहे हैं, हमलों की रफ्तार में जो इजाफा हुआ है, उसके पीछे भी एक वजह हो सकती है। यूक्रेन का 35वां स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम है। कोलिशन ऑफ विलिंग की अहम मीटिंग होगी। कोलिशन ऑफ विलिंग की हाइब्रिड बैठक होने के आसार हैं। एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष इसमें मौजूद रहेंगे। अलेक्जेंडर स्टब जो कि फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं, इमैनुअल मैक्रो फ्रांस के राष्ट्रपति, फ्रेडरिक मर्ज जर्मनी के चांसलर, एंडी बर्नम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, रादमिला शेकरिंस्का नाटो की उप महासचिव, 30 से ज्यादा देश, करीब 10 विदेशी नेताओं की मौजूदगी इसमें रहने वाली है। और इस मीटिंग का एजेंडा क्या होगा ये जान लीजिए। यूक्रेन को नई ताकत कैसे दी जाए, नई रणनीति कैसे बनाई जाए, यह है मेन एजेंडा। यूक्रेन को नए हथियार देने पर भी बात होगी। रूस पर नए प्रतिबंध लगाने पर भी मंथन होगा। रूस के विरुद्ध नए मोर्चे का ऐलान मुमकिन है। और हमारे साथ डॉक्टर संदीप त्रिपाठी मौजूद हैं। त्रिपाठी जी, यहां तो जंग को कैसे कंटिन्यू करना है, यूक्रेन को कैसे ज्यादा से ज्यादा फ्यूल करना है, ज्यादा से ज्यादा हथियार आने वाले वक्त में और देने हैं, इस पर चर्चा ज्यादा हो रही है बनिस्बत इसके कि कोई एक ऐसा मंच बनाया जाए जिसमें इस बात पर चर्चा हो, यह मुख्य एजेंडा रहे कि शांति कैसे आए, यह जंग खत्म कैसे हो। देखिए समीर जी, आपने सही कहा। एक्चुअली 24 अगस्त को ये जो मीटिंग होने वाली है, इसके बाद मुझे लगता है कि फिर से एक बहादुरी वाले स्पिरिट में सामने आ जाएंगे जेलेंस्की। उनको इतना फ्यूल कर दिया जाएगा कि वो खुद यूक्रेन को फिर से फ्यूल कर देंगे और फिर रशिया अटैक करेगा और यूक्रेन रशिया पर करेगा। देखिए, दरअसल ये सिलसिला बहुत दिनों से चालू है। दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं, ये कुछ नया नहीं है। नया क्या है? नया ये है कि इस समय पूरी तरीके से डिप्लोमेटिक जो ब्रिज था, जो डायलॉग था, वो कहीं ना कहीं दूर दूर तक दिख नहीं रहा। और जो कोलिशन की बात आप कर रहे हैं, ये सारे लोग चाहते हैं कि यूक्रेन ऐसा ही लड़ता रहे, वो कभी अनस्टॉपेबल ये वॉर है। इस वॉर की प्रकृति जो है, नेचर यही है कि इस बीच दुनिया में ऐसा कोई राष्ट्र नहीं है या कोई ऐसे प्रयास नहीं दिख रहे हैं कि दोनों के बीच में आकर के ये बात करें कि अब वॉर फटीग हो चुका है। न तो रशिया न तो यूक्रेन
इस वॉर को कोई जीतने की पोजीशन में नहीं है। तो अच्छा ये होगा कि टेबल पर आया जाए और कहीं ना कहीं एक मिड पॉइंट लेकर के इस वॉर को खत्म किया जाए। लेकिन जब 24 अगस्त होगा तो फिर से एक हीरोइक स्पिरिट पढ़ाया जाएगा उसको, और वो जो हीरोइक स्पिरिट का जो डोज दी जाएगी जेलेंस्की को, उसके बाद जेलेंस्की फिर से कहेंगे कि यूक्रेन अपने इतिहास रचेगा। तो मुझे लगता है ये यूरोपियन कंट्री है, स्पेशली जिन चेहरों को अभी आप दिखा रहे थे, ये चाहते हैं कि यूक्रेन इन्वॉल्व रहे, ताकि भविष्य में रूस जो है, पुतिन जो है, कहीं पोलैंड पर ना जाए, कहीं जर्मनी पर ना जाए, कहीं हंगरी पर ना जाए। तो ये बफर स्टेट बनाना चाहते हैं यूक्रेन को। और सबसे अच्छा नमूना जो दुनिया के सामने है जेलेंस्की अपने आप में एक बफर है। वो कहता है कि मैं मार खाऊंगा, यूक्रेन की तबाही करता रहूंगा। यूक्रेन इतना खूबसूरत जो देश था, दुनिया का कटोरा, यूरोप का कटोरा कहा जाता था, गेहूं का कटोरा कहा जाता था, इतना अच्छा वहां का वीट था, सनफ्लावर था। इस आदमी ने, इस शख्स ने क्या किया कि पूरी तरीके से उसको खंडार में मिलाने के लिए और प्रयास कर रहा है। तो मुझे कोई नया नजर नहीं आ रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ नया, हाँ इतना होगा कि तबाही का मंजर और आगे बढ़ता जाएगा। बिल्कुल, और आसार तो ऐसे ही लग रहे हैं सर, जिस तरीके से हमले हो रहे हैं। अब बैठक में भी क्या बातचीत होगी वो देखने वाली बात है। इधर रशिया के समारा में बड़ा ड्रोन हमला हुआ है, लॉजिस्टिक्स हब पर ड्रोन हमले की खबर है। ओजोन लॉजिस्टिक्स पर अटैक, लॉजिस्टिक्स केंद्र में भीषण आग भी लगी है। तो रूस के समारा में लगातार तबाही की तस्वीरें मिल रही हैं, अलग अलग ठिकानों पर हमले हो रहे हैं। इधर लॉजिस्टिक्स हब पर भी ड्रोन हमले की खबर मिल रही है। और इस बीच ज़ैपोरिजिया से एक बड़ी खबर आ रही है। ज़ैपोरिजिया जहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है, ज़ैपोरिजिया में यूक्रेनी फाइटर जेट ने बड़े हमले को अंजाम दिया है और रूसी लॉजिस्टिक्स पर गिराया गया है हैमर बॉम्ब। हमले में पूरी इमारत तबाह हो गई। ये देखिए तस्वीरें, हैमर बॉम्ब का कहर आपको नजर आएगा। लॉजिस्टिक हब पर किस तरह से बड़ा हमला अंजाम दिया गया है और ये इलाका ज़ैपोरिजिया का है। और क्रीमिया में यूक्रेन का ड्रोन अटैक, ऊर्जा ठिकानों पर ड्रोन हमला हुआ है। हमले में कई एनर्जी साइट्स तबाह हो गई हैं। तो क्रीमिया में यूक्रेन का ड्रोन हमला और इस दौरान कई एनर्जी साइट्स पर निशाना साधा गया, तबाही मचाई गई है। और वहीं यूक्रेन के ओडेसा एक पोर्ट सिटी है और वहां पर बड़ा ड्रोन हमला हुआ है। यूक्रेन के याक-52 विमान ने इसे इंटरसेप्ट किया। फायरिंग का रूस का गेरान ड्रोन तबाह कर दिया गया है। ये देखिए आप तस्वीरें, याक-52 विमान ने इस ड्रोन को इंटरसेप्ट किया और हमले से पहले ही इस ड्रोन को कर दिया गया तबाह। और अब रशिया के अटैक की जानकारी आपको देते हैं। खार्किव में हमला किया गया है, रूस की तरफ से भी ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। इधर हाईवे पर यूक्रेनी सैन्य वाहन को टारगेट किया गया, हमले में तबाह हुआ मिलिट्री व्हीकल। तो हमले में मिलिट्री व्हीकल तबाह हो गया, जिसकी तस्वीर आप देख रहे थे। कीव अधिवेशन, तबाही का नया चैप्टर कैसे बन सकता है, ये और भी ज्यादा तबाही हो सकती है, ये समझने की कोशिश करते हैं कि कोएलिशन ऑफ विलिंग की अहम बैठक से रूस के खिलाफ कई बड़े ऐलान भी संभव हैं। दरअसल रूस के खिलाफ कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। एयर डिफेंस मिसाइलों का नया स्टॉक पर चर्चा हो सकती है, लॉन्ग रेंज मिसाइलों की अनुमति भी संभव है। यूक्रेन को नए फाइटर जेट का स्क्वाड्रन मिल सकता है। इतना ही नहीं, सुरक्षा के लिए सेना की तैनाती भी संभव है, इसलिए रशिया का विध्वंसक प्रहार भी जारी है। मीटिंग से पहले पुतिन बुरी तरह से भड़के हुए हैं। यूक्रेन पर रूस के लगातार तेज हमले हो रहे हैं। इस मीटिंग को लेकर मेजर जनरल संजय मेस्टन सर, आप जानकारी दीजिएगा। लेकिन सर, यहाँ रूस की स्ट्रैटेजी में बदलाव देखने को मिला है। रूस की तरफ से पहले ताबड़तोड़ तरीके से हमले किए जाते हैं और सबसे कमजोर परत यूक्रेन की जो है सुरक्षा को लेकर, उस पर हमला किया जाता है, जिससे यूक्रेन के पास उभरने की क्षमता ही नहीं। बिल्कुल, जो ये पहली बात कोएलिशन ऑफ विलिंग की जो मीटिंग होने वाली है और जो आपने बताया कि रूस हमला कर रहा है और यूक्रेन के पास इतनी क्षमता नहीं है वो रोकने के लिए, देखिए उसमें कोई डाउट नहीं है। रशिया की जो स्ट्रैटेजी ये है कि ताबड़तोड़ हमला करना, जैसे मैंने बोला, हर जगह अटैक हो रहे हैं, रिहायशी इलाकों, मॉल, जो भी है, सब कुछ, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, सब पे उनकी स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर है।
और उनकी एक प्रेशर टैक्टिक्स है पूरे यूरोप के ऊपर कि ये लड़ाई को हम बंद नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास बहुत काबिलियत है। और आप कितना भी सपोर्ट कर लिए यूक्रेन को थ्रू द कोएलिशन ऑफ विलिंग, जैसे मैंने बोला मैक्रो ने आज ही अनाउंस किया है कि हम इनको एयर डिफेंस सिस्टम दे देंगे, दे भी दिए, कितने भी दे दिए, उनको फाइटर जेट्स भी दे दिए, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भी दे दिए। उससे फर्क क्या पड़ेगा, इंपैक्ट क्या पड़ेगा युद्ध में? क्या ये लड़ाई रुक जाएगी? बिल्कुल नहीं, ये लड़ाई और चलेगी क्योंकि इनका मिलिट्री क्षमता बढ़ेगी, ऑब्वियसली कैपेबिलिटीज बढ़ेगी और टारगेटिंग रेंज बढ़ेगी, इंटरसेप्शन कैपेबिलिटी बढ़ेगी। बिल्कुल सही बात है सर, आसार तो यही नजर आ रहे हैं और कुछ बड़ा होने के आसार हैं। अगले 24 घंटे बहुत अहम है, ये भी कहा जा रहा है और यही वजह है कि लगातार टीवी9 भारतवर्ष की नजर इस बड़ी खबर पर बनी हुई है। फिलहाल आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक महत्वपूर्ण खबर, महत्वपूर्ण स्टेटमेंट प्रधानमंत्री मोदी का। आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है और वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है कि भारत बड़े सपने देखने, नए इनोवेशन करने और अंतरिक्ष में नई सीमाओं को पार करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। यह वीडियो जो पीएम मोदी ने पोस्ट किया है वो आपको दिखा रहे हैं। From a dream to a destiny, from a vision to a voyage that touched the moon. Inspired by Dr. Vikram Ambala Sarabhai, ISRO was born on 15th August 1969, igniting India's space journey. From the humble SLV to the mighty LVM-3, India has transformed dreams into powerful launch vehicles and cutting-edge satellites, advancing communication, navigation, weather forecasting, disaster management, education, healthcare, and national development. A vibrant new chapter began in 2014 under the visionary leadership of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, driven by bold reforms, global collaborations, and ambitious missions. Then came a moment that echoed across history. On 23rd August 2023, Chandrayaan-3 soft-landed near the moon's South Polar region, making India the 4th nation to land on the moon and the first to reach the scientifically significant frontier. Vikram and Pragyan carried the dreams of 1 billion Indians onto the lunar surface. Recognizing this historic achievement, the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi announced 23rd August as National Space Day. 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया